नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज जो है छठा दिन चल रहा है ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट का। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस वॉर के अंदर। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मेजर जो स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स हैं और जो मिसाइली हमले हैं, दोनों कंट्रीज़ ईरान और इजराइल ने क्या क्या किए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी इस वॉर के बीच में डिप्लोमेसी क्या चल रही है। मतलब जो बाकी देश हैं, मेजर जो कंट्री हैं, अमेरिका, साथ ही साथ इंडिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये क्या कर रहे हैं अपनी डिप्लोमेसी के तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंफ्लिक्ट के अंदर दोनों देश मिसाइलों का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इसराइल है वो अपने फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको मेजर स्ट्राइक्स बता देता हूँ। तो इसराइल ने जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले किए हैं अपने फाइटर जेट से। तो इसराइल ने क्या किया है, सबसे पहले तो अपने जो फाइटर जेट हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट, वो ईरान के अंदर घुसाए थे पहले दिन में क्या हुआ कि इसराइल के 15 से 20 F-35 फाइटर जेट ईरान में गए, उनका डिफेंस सिस्टम पूरा ख़त्म किया। उसके बाद जो इसराइल के F-16 फाइटर जेट्स थे, जो कि नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट है, वो घुसे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बमबारी करी, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग ईरान के मारे गए थे। जो कि एक मेजर भी मारा गया था, ईरान का जनरल भी मारा गया था। मेजर जनरल से आप समझ लीजिए कि भारत, आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, कि मान लो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके आसिम मुनीर को मार गिराया। यही काम कुछ इसराइल ने किया है ईरान के ऊपर। साथ ही साथ इसके साथ साथ इसराइल ने क्या किया है कि उसने फाइटर जेट्स तबाह कर दिए ईरान के। तो इसराइल ने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, उससे पता किया कि ईरान ने अपने फाइटर जेट्स कहाँ छुपाए हैं। इसके बाद इसराइल ने उन फाइटर जेट्स के ऊपर हमला किया। यानी कि आप समझ लीजिए कि ईरान के फाइटर जेट्स खड़े हैं, बस बस अपनी पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, कोई वॉर नहीं कर रहे हैं वो। और इसराइल ने ईरान के उस फाइटर जेट्स के ऊपर हमला किया और करीबन करीबन 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स मार गिराए। 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स मार गिराना एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि ईरान इतना ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। इंडिया जितना, अमेरिका जितना, रसिया जितना, चाइना जितना बड़ा देश नहीं है। उसके पास 50, 100, 150 से ऊपर शायद से फाइटर जेट भी नहीं होंगे। तो 50 फाइटर जेट को मार गिराना काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। साथ ही साथ इसराइल ने क्या किया है अब तक कि ईरान के जो ऑयल डिपोज थे, उसकी जो ईरान की कैपिटल है उसके आसपास 2 ऑयल डिपोज थे, उनको भी मार गिराया मतलब उनको तबाह कर दिया पूरा। तो इन ऑयल डिपोज को मारने के बाद क्या हुआ है कि अब ईरान जो है अपने ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ईरान क्या करता था, ईरान जो है मेजरली बैन, उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के कि वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ चाइना को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अब क्या है, उसके ऑयल डिपोज को तबाह कर दिया, 2 से 3 ऑयल डिपोज को, जब जितनी अब तक न्यूज़ निकल के आई है उसके हिसाब से। तो इससे क्या हुआ है कि जो ईरान है उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी टूटी है। तो अब वो इनकम तो कर पाएगा, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाता था चाइना को ऑयल बेच के। तो एक इसराइल ने सबसे बड़ी जीत ये हासिल करी है ईरान के ऊपर कि उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर उसने हमला किया है। साथ ही साथ उसने 50 फाइटर जेट मार गिराए। इसका मतलब ये है कि ईरान की ऑलमोस्ट जो एयर कैपेसिटी थी वो उसने ख़राब कर दी है इसराइल ने। तो मेरे को एक चीज़ लगती है, आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है। मेरे को तो ये लगता है कि इसराइल जो है उसकी एयर स्पेस को ख़त्म कर रहा है और एक तैयारी कर रहा है कि जो अमेरिका है वो एंट्री कर सके अपने फाइटर जेट्स के साथ और ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर सके। तो ईरान के पास कोई एयर कैपेसिटी बचेगी नहीं, कोई फाइटर जेट ईरान के पास बचेगा नहीं। तो अमेरिका के लिए एक साफ रास्ता हुआ, खुला रास्ता हुआ कि वो अपने बॉम्बर्स लेकर आए और ईरान के ऊपर बरसा दे। तो ये सारी कुछ मेजर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, अब तक की न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, जिसके अंदर स्ट्राइक्स के बारे में हमको जानकारी मिली है। तो हम बात कर लेते हैं कि डिप्लोमेसी क्या चल रही है, कि ईरान और इजराइल अब क्या कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। तो डिप्लोमेसी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डिप्लोमेटिक मूव अब ये चल रहा है कि ट्रंप ने काफ़ी सारे ट्वीट करे हैं और ट्रंप ने मांग करी है कि वो एक एंड चाहते हैं इस वॉर का, रियल एंड। मतलब शायद से ट्रंप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता हुआ 1900 शायद से 97-96 से उसमें ईरान के अंदर मौलाना जो होते हैं उनकी लीडरशिप आई हुई है। तो शायद से ट्रंप का ट्वीट्स का इशारा ईरान की तख्तापलट की तरफ है। तो आप लोग एक चीज़ सोचने वाली यहाँ पे ये भी आती है कि क्या तख्तापलट अगर ईरान में होता है वो इंडिया के लिए अच्छा होगा। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही सेम चीज़ बांग्लादेश में भी हुई है। पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, अब वो चेंज होने के बाद बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस आए हुए हैं जो कि प्रो अमेरिका हैं। तो प्रो अमेरिका होने के कारण
जो बांग्लादेश है वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट स्टेप्स ले रहा है जो इंडिया के लिए अच्छे नहीं है। अगर तख्तापलट होता है ईरान के अंदर तो शायद से मेरे को लगता है कि ईरान के अंदर भी ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी कि वो प्रो इंडिया नहीं रहेगा। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर ट्रंप तख्तापलट करवाते हैं ईरान के अंदर तो वो चीज़ अच्छी रहेगी इंडिया के लिए या नहीं रहेगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। तो G7 जो कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ UN है, यूरोपियन लीडर है, उन्होंने अपील करी है डी एस्केलेशन के लिए। डी एस्केलेशन के लिए अपील करने का मतलब जो फॉरेन यूरोप के जितने भी नागरिक इजराइल और ईरान के अंदर हैं वो चाहते हैं कि वो कंट्रीज़ को छोड़ दें और अपनी कंट्रीज़ के अंदर वापस आ जाए। तो ये थी कुछ डिप्लोमेटिक न्यूज़ निकल कर आई हैं, जो मेजर डिप्लोमेटिक न्यूज़ थी अब तक की वो ये थी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट क्या हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट का मतलब कि अब तक कितनी जान माल की नुकसान इजराइल को हो चुका है, कितने जान माल का नुकसान ईरान को हो चुका है। तो ईरान के अंदर जो है 450 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके साथ साथ ही ईरान से खबर निकल कर आ रही है कि 1500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके साथ इजराइल के अंदर 20 से 24 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। और इसके साथ ही जो ईरान की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, उससे 10,000 या 1 लाख से ऊपर लोग अपना जो शहर है वो छोड़कर शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ वो जो लोग हैं उनको जो ईरान की गवर्नमेंट है उसने बंकर दिए हैं, वो बंकरों में उनको रख रही है। और जिन लोगों को बंकर नहीं मिल पाए वो तेहरान को छोड़कर जा चुके हैं। तो ये थी अब तक की कैजुअलिटी हुई है उनकी न्यूज़। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर आउटलुक कैसा हो सकता है। तो फ्यूचर आउटलुक मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे को लग रहा है कि वॉर बढ़ने ही वाली है। ये क्यों लगता है कि इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि कई सारे बयान निकल कर आ रहे हैं इजराइल और ईरान की तरफ से। तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं कहीमी, उन्होंने कहा है कि द बैटल बिगिंस। इसका मतलब क्लियर है कि ईरान जो है वो रुकने वाला अब नहीं है, ईरान फुल स्केल वॉर पर उतरेगा। इसके साथ साथ ही एक पॉसिबल न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके बयानों से लग रहा है कि वो अब स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर, तो इससे भी वॉर बढ़ेगा। तो साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ कि वॉर रुकने के कोई ज़्यादा संकेत मिल नहीं रहे हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीज़न ये भी है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो बड़े लोग होते हैं इनको सब पता होता है कि वॉर रुकेगा कि बढ़ेगा। तो ये क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ना साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि वॉर रुकने वाला नहीं है। अब भी अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है वॉर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो दोस्तों ये थी इस टॉपिक के ऊपर आज तक की सारी न्यूज़, सारे फैक्ट्स। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ये वार रिलीजियन वार है या एक ग्लोबल वार है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो के अंदर।